नमस्कार दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये शब्द है बायोटेक्नोलॉजी। बायो शब्द क्या है? सजीवों से। इट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीवों में कोई तकनीकी काम में ली जाए, जिससे कि सजीवों की जो नस्ल है उसको उन्नत बनाया जाए, या जो जैविक प्रोडक्ट्स हैं, जीवों से निर्मित जो प्रोडक्ट्स है वो निर्मित की जाए ताकि वो मैनकाइंड के काम में आए। ठीक है, मानव कल्याण के हित में काम में आए। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? वह तकनीक जिसके द्वारा जीव व जैविक उत्पादों को उन्नत बनाकर मानव कल्याण के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। उपलब्ध करवाना ही बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें बायोटेक्नोलॉजी के जनक की। हु इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? वो है कार्ल एरिकी। ठीक है, कार्ल एरिकी ने क्या किया? देखिए दोस्तों, इस चीज को समझो कि जो प्रारंभिक काल था टेक्नोलॉजी का, उस समय जो भी जो मानव जो सभ्यता थी उसका जो डिपेंडेंसी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर थी। अगर हम कॉमर्शियल की भी बात करें, व्यापार की भी बात करें, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हुआ करते थे जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, उसी के माध्यम से हमारा व्यापार चलता था। तो शुरुआत में जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई वो एग्रीकल्चर में काम में ली गई, और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी काम में या फिर काम में ली गई वो क्या थी? कार्ल एरिकी के द्वारा काम में ली गई, या बायो प्रोडक्ट्स के अंदर कार्ल एरिकी ने ये काम में लिया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी शब्द की, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, व्हेन इट वाज कॉइन्ड, ये कब मतलब निर्मित हुआ ये शब्द या अस्तित्व में आया? ये शब्द अस्तित्व में आया 1919 के अंदर, यानी 1919 ईस्वी में ये शब्द बना। ठीक है, अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के विकास की, कि ये बायोटेक्नोलॉजी का विकास किस तरीके से हुआ। तो मैंने आपको पहले भी बात की कि जो वाणिज्यिक या कॉमर्शियल हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या था? एग्रीकल्चर था, क्रॉप्स थी। ठीक है, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी होती थी उसको हम इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसी से हमारा व्यापार चलता था। ठीक है, ट्रेड चलता था। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम नॉर्मन ई बोरलॉग था। उन्होंने क्या किया? क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कार्य किया, मतलब जो फसली जो पौधे हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य किया, और उनकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ग्लोबली हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? हरित क्रांति का जो जनक है, ठीक है, वैश्विक स्तर पे, वो कौन है? नॉर्मन एन बोरलॉग। ठीक है, इन्होंने भी क्रॉप्स के अंदर टेक्नोलॉजी काम में ली, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ी। बात करें अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो एम स्वामीनाथन जी ने ऐसा कार्य किया था। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। इन्होंने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया? जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कार्य किया। ठीक है, अगर बात करें आगे, अगर इसके किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है और इसका वर्तमान स्वरूप निखर के सामने आता है, तो आगे देखिए दोस्तों, एक वार्नर आर्बर नामक बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा मतलब काम किया था इन्होंने, वार्नर आर्बर ने। इन्होंने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की, और ये एंजाइम बना बायोटेक्नोलॉजी का प्लिंथ या बेस बना, या जीन इंजीनियरिंग का बेस बना ये एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या कार्य करता है? देखिए दोस्तों, इस एंजाइम का फंक्शन है डीएनए को खंडित करना या तोड़ना। ठीक है, डीएनए को काटने का कार्य करता है, और काटने का कार्य करने के कारण से इसे क्या कहा जाता है? आणविक कैंची कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और एग्जामिनर का अगर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फेवरेट क्वेश्चन देखा जाए तो ये वाला है कि
आणविक कैंची के नाम से किसे जाना जाता है? तो आणविक कैंची के नाम से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जाना जाता है। ठीक है, इस एंजाइम की खोज के बाद में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर त्वरित रूप से परिवर्तन हुआ, और त्वरित रूप से परिवर्तन होने के कारण से आज जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आ गया। ठीक है, अब आगे की चर्चा करें हम, कि आगे की कुछ चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जीन इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कि जीन इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जिसे जीन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कि पहले तो ये देखा जाता है कि जीन होता क्या है। तो जीन क्या होता है, डीएनए के सबसे छोटे खंड, यानी कि डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। मानव का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि किसके अंदर स्थित होता है, डीएनए गुणसूत्र के अंदर। ये गुणसूत्र के अंदर मानव की बात करें या सजीव की बात करें, तो सजीव में डीएनए में जो डीएनए स्थित होता है गुणसूत्र में, और गुणसूत्र किसमें, कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहां शब्द आया जीन। जीन क्या है, जीन है डीएनए के सबसे छोटे खंड को जीन कहा जाता है, और ये ही जीन सजीवों के अंदर आनुवंशिक गुणधर्मों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जो हमारे कायिक जो गुण हैं या जो जननांगीय गुणधर्म है, उनका जो निर्धारण है वो जीन्स के द्वारा ही होता है, और ये जीन्स किस में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए के सबसे छोटे खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अगर बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है, तो देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग का मतलब है जोड़ना या तोड़ना, जोड़ना, घटाना, तोड़ना। ठीक है, निर्मित उसका रिपेयरिंग करना, ये सारा का सारा किसमें, इंजीनियरिंग टर्म्स के अंदर आता है। तो कुल मिला के जीन को जोड़कर या तोड़कर उन्नत बनाना, जिससे क्या बने, कुछ जीन प्रोडक्ट्स बने या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बने, उनके आनुवंशिकता के अंदर परिवर्तन आए, जो कि क्या उन्नत हो और मानव कल्याण के हित में वो काम में आए। तो अगर इन शॉर्ट समझे कि जीन इंजीनियरिंग से क्या तात्पर्य है या जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, सजीव के जीनोम में, कोई भी सजीव का जीनोम है, उसमें परिवर्तन करके उन्नत जीव, ठीक है, उन्नत जीव या जैविक उत्पाद तैयार करना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है या जीन इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, जीन इंजीनियरिंग क्या है, किसी भी सजीव के जीनोम में, जीनोम क्या होता है, देखिए दोस्तों, हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र का अगुणित जो सेट है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। किसका, गुणसूत्र का अगुणित। ठीक है, अगुणित सेट क्या कहलाता है, जीनोम। जैसे मानव के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। वो भी क्या, एक पेयर है, उस पेयर को इस तरीके से 23 जोड़े होते हैं, और पेयर को अलग करना है, पेयर्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो एक सेट तैयार हो जाता है। तो कुल मिला के 23 के 2 सेट, जोड़े का एक इधर आ गया, जोड़े का एक इधर, इस तरीके से जो 23 गुणसूत्रों का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। ठीक है, उसी गुणसूत्र में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए में क्या होंगे, जीन होंगे, और उस जीन में परिवर्तन करके क्या करते हैं हम, क्या तैयार करते हैं, कोई ना कोई उन्नत किस्म का जीव या जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जीन इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, जीन इंजीनियरिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। क्या करते हैं भाई, जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। ठीक है, जीन इंजीनियरिंग के डीएनए के सबसे छोटे खंड को जीन कहा जाता है, वस्तुओं को जोड़ या तोड़कर उन्नत बनाया जाता है। ठीक है, जीन इंजीनियरिंग में, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखें, ये मैंने बता दिया आपको, अगुणित गुणसूत्र के सेट को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। इसमें परिवर्तन करके हम, अब देखें,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए दोस्तों, जीन इंजीनियरिंग में के माध्यम से हम क्या करते हैं, जीन इंजीनियरिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं मैनकाइंड के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे कि जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं। मतलब इस प्रकार के सजीव प्राप्त करते हैं जिनके जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उनको उन्नत बनाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। उन्हीं जीएमओ का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। यानी कि ट्रांसजेनिक जो सजीव है उन्हीं का दूसरा नाम है। इसी जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं बायो प्रोडक्ट्स, यानी कि जैविक उत्पादों का निर्माण करते हैं। ठीक है, बायो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, जैविक उत्पादों का निर्माण करते हैं। जैसे जैविक उत्पाद है आपका हॉर्मोन्स है, ठीक है, आपके एंजाइम्स है, इनका लैब के अंदर फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी जीन इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और जीएमओ होते हैं जैसे आपकी बीटी कपास है, बीटी बैंगन है, ठीक है, आपका फ्लेवर सेवर टमाटर है, ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे गोल्डन राइस है। ये सारे के सारे क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए हुए हैं जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, सजीव है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। जैसे आगे बात करते हैं टेक्निक्स की। ठीक है, टेक्निक्स की अगर बात करें कि कौन कौन से तकनीक काम में ली जाती हैं, कौन कौन सी ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काम में ली जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टेक्निक है, अगर बात करें फर्स्ट टेक्निक की जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है, डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक, अर्थात डीएनए पुनर्योजन तकनीक बोला जाता है, या फिर उसका नाम है आरडीएनए टेक्निक। देखिए दोस्तों, ये डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक होता क्या है कि किसी सजीव का वांछित डीएनए का वांछित टुकड़ा लेकर किसी वाहक के डीएनए से जोड़ना, वाहक के डीएनए से जोड़ना क्या कहलाता है, आपका डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक कहलाता है। अगर इसकी बात करें सेकंड की, कि जीन इंजीनियरिंग में क्या काम में लिया जाता है, क्लोनिंग भी की जाती है, कि किसी सजीव की कोशिका को लेकर उसी सजीव के हूबहू बना देना, यानी कि उसी सजीव के जैसा बना देना, वो क्लोनिंग कहलाता है। बात करें थर्ड कौन सी टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तो सबको पता है, मूवीज में देखते रहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। देखिए दोस्तों, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, डिटेल स्टडी आगे पढ़ेंगे हम। डीएनए के अंदर जो भी घटक होते हैं उनका जो 90% घटक है वो सभी जैसे मनुष्य की बात करें तो सभी मनुष्य में वो सिमिलर होता है, लेकिन वो 10% जो कंपोनेंट होता है, उसके घटक होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, जो कि उसी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इस डीएनए के इस गुणधर्म को देखते हुए कौन सी तकनीक सामने आई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक काम में ली गई। इसकी सहायता से हम अपराधियों की पहचान करते हैं, संबंधों की जांच करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की जीवों की किस्म में क्या करना, संकर कराना, उनके अंदर कुल मिला के नया उन्नत जीव तैयार करना, ये क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहलाता है। जैसे आपने 10वीं क्लास में सुना होगा कि मेंडल नामक, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर क्या किया था, संकरण का कार्य किया था। ठीक है, एक बड़ा पौधा लिया, एक छोटा बोना पौधा लिया, उनके बीच में संकरण करवाया और उनके बीजों को इकट्ठा करके नेक्स्ट जनरेशन में बोते गए और उन्होंने नई गुण धर्म या लक्षण उनमें तैयार कर दिए। ठीक है, ये संकरण तकनीक है। इसमें भी क्या होता है, एक तो संकरण होता है, कायिक संकरण होता है, एक जैविक जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसको आनुवांशिक संकरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका फिफ्थ वन, टिश्यू कल्चर या कल्चर बोलते हैं जिसे। कल्चर की बात करें, संवर्धन, तो संवर्धन क्या है कि किसी भी कोशिका के माध्यम से लैब में किसी कल्चरल मीडिया के अंदर, यानी कि किसी माध्यम में रखकर उस कोशिका से या तो उत्तक का निर्माण कर देना या उस कोशिका से संपूर्ण अंग का निर्माण कर देना, ये क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है, संवर्धन कहलाता है। ठीक है,
जैसे मान लो किसी व्यक्ति की किडनी खराब होगी तो उसकी एक कोशिका ली, लैब में हूबहू वो किडनी बना दी, ये क्या कहलाएगा? अंग संवर्धन। ठीक है, अंग संवर्धन कहलाएगा, ऑर्गन कल्चर कहलाता है। तो ये भी जीन इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में से एक है। बात करते हैं जीन साइलेंसिंग की। 6.1 जीन साइलेंसिंग, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर जीन कोई रोग उत्पन्न कर रहा है, अगर उस जीन को क्या कर दें, सुप्त कर दें, और सुप्त कर देंगे तो वो आगे वाली जनरेशन के अंदर, पीढ़ियों के अंदर वो लक्षण या वह रोग उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, मान लो किसी जैसे कोई किसी में आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया, तो वो किसी जीन के द्वारा डिटरमाइन हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। अगर उस जीन को सुप्त कर दिया जाए तो वो आने वाली पीढ़ियों में क्या हीमोफीलिया नहीं होगा, या कैंसर का कोई जीन है उसको सुप्त कर दिया जाए तो इस टेक्निक से बहुत सारे डिजीज से हम बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 7th वन है डीएनए रिपेयरिंग। डीएनए रिपेयरिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। डीएनए रिपेयर क्या होता है दोस्तों कि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी खोज भी जारी है, रिसर्च जारी है। क्यों रिसर्च जारी है कि देखा जाए, मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द मीन बाय डेथ, मृत्यु क्या है। तो मृत्यु की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? द ब्रेकिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डेथ, यानी कि डीएनए की टूट फूट को मृत्यु कहा जाता है। अब आप गैस कर सकते हो, अगर डीएनए को रिपेयर कर दिया जाए तो क्या घटना हो सकती है? वो व्यक्ति वापस जिंदा होने की संभावना है, या फिर उस व्यक्ति को कुछ लंबे समय तक और भी उसको मृत्यु से बचाया जा सकता है। तो ये सारे की सारी जो टेक्निक्स हैं वो किस में काम में ली जाती है? जीन इंजीनियरिंग के अंदर काम में ली जाती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक है, जो कि काम में ली जाती है। ठीक है, यहाँ डीएनए शब्द बार बार आ रहा है, तो देखिए दोस्तों, डीएनए इस तरीके से दिखाई देता है मानव के अंदर, और ये किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार से, पेंटोज शर्करा से और फास्फेट समूह से इसका निर्माण होता है। ये 3 घटक होते हैं, इन तीनों घटकों से डीएनए फॉर्मेशन होता है। डीएनए जो कि हमारा क्या करता है? आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करता है। और मैंने बताया इसका सबसे छोटा जो खंड है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है, सबसे जो छोटा खंड होता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम टेक्निक की पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट है डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक। डीएनए पुनर्योजन तकनीक या आरडीएनए तकनीक क्या होती है? ठीक है, तो इस टेक्निक के अंदर मैं बता दूं आपको, इसके अंदर सबसे पहले वांछित डीएनए खंड का चयन करते हैं। रिक्वायर्ड डीएनए जो पार्ट होता है, जैसे हमें कोई लक्षण किसी सजीव में उत्पन्न करना है, मान लो नीली आंखें बनानी है किसी की, तो किसी व्यक्ति के अंदर वो नीले आंखों वाला जीन है, उस जीन को वहां से लेंगे, अर्थात वो क्या है? वांछित डीएनए खंड का चयन किया वहां से, उसके अंदर से। उसके बाद में उस जीन को क्या करेंगे? वांछित डीएनए खंड को वाहक डीएनए, अर्थात ऐसे डीएनए के साथ जोड़ेंगे जहाँ पे उसका निर्माण और ज़्यादा हो, यानी कि तो वांछित डीएनए खंड को वाहक डीएनए, करियर डीएनए से जोड़ेंगे, या उसको बोला जाता है पुनर्योजन की क्रिया। ठीक है, तो जोड़ने की जो क्रिया क्या कहलाती है? पुनर्योजन की टेक्निक कहलाती है। तो इसका दूसरा स्टेप ये है। थर्ड स्टेप क्या है? पुनर्योजित डीएनए को वापस वाहक डीएनए में स्थानांतरित करते हैं। उसको ट्रांसफर किस तरीके से करते हैं? हीट देके किस तरीके से वापस। फोर्थ वन है रूपांतरित डीएनए का संवर्धन व पहचान करना, और जो मॉडिफाइड है या पुनर्योजित जो डीएनए, उसको संख्या में किस तरीके से बढ़ाया जाता है, वो बढ़ाना और उसकी पहचान करना। ये प्रक्रिया सारी की सारी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के अंदर आती है। अगर इसकी डिटेल स्टडी करें तो फर्स्ट मैंने बताया आपको
ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं किस तरीके से कि ये कोई डीएनए है। ये फर्स्ट जो स्टेप है वांछित डीएनए का चयन करना, ये मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप है डीएनए तकनीक, आरडीएनए तकनीक, ठीक है। वांछित डीएनए खंड प्राप्त करना। ये क्या है, जैसे मान लो ये कोई डीएनए है, इसके अंदर जो जीन है, जैसे मान लो नीली आंखों वाला ही मान लो, ये जीन ले लिया, प्राप्त कर लिया, ये जीन निकालना है यहाँ पे। तो वो जीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये जीन एक एंजाइम के द्वारा, वही एंडो न्यूक्लियेज, एंडो एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ इसको काट देंगे, कट कर लेंगे, और क्या वांछित जीन प्राप्त कर लेंगे, वांछित जीन प्राप्त कर लेंगे, जो कि हमें चाहिए ऐसा जीन प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए इसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, कैंची कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इधर बात करें कि एक वाहक डीएनए होता है, जैसे मान लो ये ई कोलाई, ये इसका मुख्य गुणसूत्र और ये इसका प्लाज्मिड है, यह है जीवाणु, ठीक। जीवाणु में इस प्रकार से दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्लाज्मिड को क्या इस जीवाणु से बाहर निकालते हैं, और इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, वही है, इसके भी खंड करते हैं, वही किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रक्रिया क्या है, वांछित डीएनए खंड की पहचान करना, जो कि यानी प्राप्त करना, वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से करते हैं। मतलब जीवाणु के प्लाज्मिड को बाहर निकाल के कट कर लेंगे इसी एंजाइम की सहायता से, और जो जीन हमें चाहिए, नीली आंखों वाला या फिर कोई भी जो भी लक्षण चाहिए वैसा जीन वहां से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड मैंने बताया आपको, सेकंड प्रोसेस है पुनर्योजित करना। वांछित डीएनए को वाहक डीएनए में जोड़ना, वाहक डीएनए में जोड़ना, जिसे पुनर्योजन कहा जाता है, संयोजन, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वही एक दूसरा एंजाइम लेते हैं जिसका नाम है लाइगेस, उसकी सहायता से, ये तो है वांछित डीएनए और ये वाहक डीएनए, इसको यहां से जोड़ा जाता है, एक एंजाइम है लाइगेस एंजाइम, लाइगेस एंजाइम की सहायता से इनको जोड़ देते हैं। ये जो लाइगेस एंजाइम है इसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, ग्लू यानी गोंद बोल दो। गोंद क्या करता है, जोड़ने का, चिपकाने का कार्य करता है। तो बायोमोलिकुलर ग्लू या जोड़ने का जो कार्य है वो कौन सा एंजाइम करता है, लाइगेस एंजाइम करता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो वांछित डीएनए खंड को वाहक डीएनए खंड से इस तरीके से जोड़ देंगे, वही प्लाज्मिड के अंदर, कौन सी एंजाइम की सहायता से, लाइगेस एंजाइम की सहायता से। थर्ड स्टेप क्या है, पुनर्संयोजित डीएनए को वाहक डीएनए में
प्रवेश करवाना। अब वाहक डीएनए में किस तरीके से वापस इसको प्रवेश करवाते हैं, यही है इसका ये मुख्य गुणसूत्र मैंने बताया था। इसका प्लाज्मिड हमने बाहर निकाल रखा है और इसके अंदर वांछित जो डीएनए खंड हमारा जीन है, डीएनए खंड मान लो या जीन है, वो इसमें जोड़ दिया गया लाइगेज एंजाइम की सहायता से। अब इसको क्या करेंगे, माध्यम को गर्म करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से ये इसकी झिल्ली की सहायता से अंदर चला जाएगा और इस तरीके से अंदर स्थापित हो जाता है। इसके अंदर स्थापित हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर चला गया, पुनर्योजित डीएनए जीवाणु के अंदर वापस चला गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप मैंने बताई थी वो क्या थी, इस जीवाणु का क्या करना, संवर्धन करना व चयन करना। संवर्धन व चयन, देखिए दोस्तों, संवर्धन व चयन का क्या है, ये इसके अंदर डालने के बाद में इसको क्या है, एक अच्छे प्रकार का खाना दिया जाता है, माध्यम में रखा जाता है। माध्यम कैसा होना चाहिए, पौष्टिक, पौष्टिक जीवाणु का जो पौष्टिक माध्यम है वो इसको दिया जाता है इस जीवाणु को, ताकि ये क्या करे, जनन कर सके, रिप्रोडक्शन करता है, ये जनन करेगा। जनन के कारण से एक कोशिका से दो, दो से चार, इस तरीके से बहुत सारी असंख्य प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संवर्धन की प्रक्रिया कहते हैं, कल्चर की प्रक्रिया कहते हैं। संवर्धन करवाया जाता है इसका, फिर उसको सेलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन से जीवाणु के अंदर वो जीन बन गया, मतलब वो जीन क्या संवर्धित किया है, उस जीन को क्या, उस जीन की क्या पहचान कर लेते हैं, उसका चयन कर लेते हैं और उसके द्वारा हम क्या जिस व्यक्ति में चाहें उसमें वो डाल के वो लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है। ये कितने स्टेप, 4 स्टेप इम्पोर्टेंट है। वांछित डीएनए खंड का चयन करना, जो जीन चाहिए जिस व्यक्ति में डालना है पहले उसका चयन करना कि हाँ ये इस व्यक्ति में ये लक्षण उत्पन्न कर रहा है या इस सजीव के अंदर ये लक्षण उत्पन्न कर रहा है, उसका चयन करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, वाहक डीएनए खंड से जोड़ देंगे। तो निकालने की जो प्रक्रिया है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, और जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा, और फिर उसका स्थानांतरण कर देंगे वाहक कोशिका के अंदर, फिर उसका संवर्धन व पहचान करते हैं। ये स्टेप है डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक या जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें प्राप्त होती है जीएमओ प्रोडक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमें प्राप्त होते हैं। अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है या सजीव है या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि हमें जीन इंजीनियरिंग या डीएनए पुनर्संयोजित जो तकनीक है उसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो कुछ जीएमओ प्रोडक्ट के उदाहरण ले रहा हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहला है जीएमओ पपीता, जीएमओ पपैया, जिसे हवाई पपैया भी कहा जाता है, यानी कि हवाई के अंदर पपीता की प्रोडक्टिविटी गिर गई थी, जिसके कारण से एक डेनिस गोंजालिस नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके जीन्स में परिवर्तन किए जेनेटिकली, वही डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक के द्वारा, और इस प्रकार का पपीता बनाया जो कि क्या है, वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रही, उसके वातावरण में उनके कीटू से, जीवाणु से उसकी प्रतिरक्षा की उस जीन ने, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, जीएमओ पपैया, या उसका दूसरा नाम क्या है, हवाई पपैया या पपीता कहा जाता है। आपको पूछ लेता है कि जीएमओ प्रोडक्ट कौन सा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप बोल सकते हैं, फसल या ट्री बोल सकते हैं, प्लांट बोल सकते हैं, वो कौन सा है, जीएमओ पपैया। किसने बनाया, डेनिस गोंजाल्विस, ठीक है। सेकेंड वन की बात करें तो फ्लेवर सेवर टमाटर, ठीक है। तो ये फ्लेवर सेवर जो टमाटर है इसका निर्माण किया कैलिफोर्निया की केल्जिन नामक कंपनी ने,
ठीक है। टमाटर का एक सिम्टम है कि उसके अंदर मतलब वो सड़ जल्दी जाता है, गल जल्दी जाता है, उसकी स्किन मतलब जल्दी मतलब बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इससे बचने के लिए केल्जिन जो कंपनी है उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर इस प्रकार का जीन डाला, इसको जेनेटिकली इस प्रकार से मॉडिफाई किया ताकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, इसका ऑक्सीकरण जल्दी ना हो और इसका जो स्वाद है लंबे समय तक मेंटेन रहे, कलर लंबे समय तक मेंटेन रहे। इस ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लेवर सेवर टमाटर कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, या मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये पूछी जाती है कि वह कौन सी फसल है जिसे प्रथम वाणिज्यिक फसल कहा जाता है या प्रथम वाणिज्यिक जीएमओ फसल कहा जाता है। वह कौन सी फसल है जिसे प्रथम वाणिज्यिक जीएमओ फसल कहा जाता है, वो कौन सी है, फ्लेवर सेवर टमाटर ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप आगे बात करें तो थर्ड वन बात करें तो गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस के बारे में बहुत बार चर्चा में रहा है ये गोल्डन राइस, क्योंकि इसको बनाने वाला जो था वैज्ञानिक था इंडिगो पेट्रिक्स नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया। क्यों बनाया, उन्होंने देखा कि कुछ लोग चावल खाते हैं, उन लोगों में क्या होगी, विटामिन ए की कमी होगी। विटामिन ए की कमी होगी तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना विटामिन ए जो कि गाजर में, कैरेट में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा विटामिन है, उस विटामिन को क्यों ना मैं क्या करूं, उस विटामिन को कंट्रोल करने वाला जो जीन है, इस विटामिन को कंट्रोल करने वाला जो जीन है क्यों ना मैं चावल में ही डाल दूं, ताकि वो क्या होगा, उसी चावल के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में संग्रहित रहेगा और जिससे विटामिन ए की कमी लोगों में नहीं रहेगी। ठीक है, ये विटामिन ए किससे बनता है, वैसे बीटा कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन वर्णक से बनता है। ठीक है, इस वर्णक से ये बनता है, बीटा कैरोटीन नामक वर्णक से विटामिन ए बनता है, ये विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन की बात करें, सुपर पोटैटो। ये सुपर पोटैटो मतलब आलू। तो आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे चावल में होता है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन इंडिगो पेट्रिक्स ने क्या कर दिया, विटामिन ए भी डाल दिया इसमें। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, उसके जीन्स में परिवर्तन करके, आनुवंशिकता में परिवर्तन करके ऐसा किया। सुपर पोटैटो क्या हुआ, इसमें पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, तो आशीष दत्ता जो जेएनयू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसके जीन्स में परिवर्तन करूं और उसके कारण से इसमें प्रोटीन का संग्रहण भी बढ़ जाए। तो सुपर पोटैटो में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, यानी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसको बनाने वाले थे आशीष दत्ता, जेएनयू प्रोफेसर। ठीक है, आगे बात करें बीटी क्रॉप्स की, बीटी फसल्स की। तो बीटी फसल्स के बारे में जानने से पहले आपको बीटी के बारे में पता होना चाहिए कि बीटी है क्या। बीटी एक जीवाणु है। बीटी क्या है, जीवाणु है, जिसे बेसिलस थुरिसेंस कहा जाता है। ठीक है, इस जीवाणु के बारे में पता लगाने का जो कार्य है कैलिफोर्निया की केल्जिन कंपनी ने किया। ठीक है, वही कैलिफोर्निया की केल्जियम कंपनी नहीं है, बेल्जियम की कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम ने किया था। ये किया था, एक बेल्जियम की कंपनी थी, प्लांट जेनेटिक सिस्टम। ठीक है, बेल्जियम की एक कंपनी थी प्लांट जेनेटिक सिस्टम। उन्होंने बेसिलस थुरिसेंस में क्या पाया, एक इस जीवाणु में पाया इस कंपनी ने कि इसमें एक जीन होता है, एक जीन है, डीएनए में पाया जाता है। वो जीन क्या है, वो जीन एक जहर उत्पन्न करता है, यानी एक टॉक्सिन बनाता है, एक जहर उत्पन्न करता है। और वो जहर क्या कार्य कर रहा था, कीटों को मारने का कार्य कर रहा था। जो इंसेक्ट्स थे उनको किल करने का जो कार्य वो जहर कर रहा था,
जो कि किसके द्वारा, वो इस बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जीन के कारण से ऐसा हुआ, इसके डीएनए में पाए जाने वाले जीन के कारण से हुआ। इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्लांट जेनेटिक्स सिस्टम जो कंपनी है, उन्होंने इस जीन का नाम दे दिया क्राइजीन। क्या नाम दिया? क्राइजीन नाम दिया। ठीक है, ये जो क्राइजीन है किसमें पाया जाता है? बेसिलस थुरिसेंस नामक बैक्टीरिया में। अब देखिए दोस्तों, जो जीन इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में जो कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि ये जो जीन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीन है, क्यों ना इसको काम में लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इस जीन को काम में लेकर इस जीन को फसलों में डाल दिया गया, फसलों के डीएनए में इसको जोड़ दिया गया, ताकि जहर का निर्माण करें वो फसल, और जिससे क्या बने, क्या कार्य हो, कीट मरने लग जाए, कीट मरने लग जाए और फसलों को नुकसान ना हो। इसीलिए इस प्रकार के फसलों को क्या कहा जाता है? बीटी फसलें कहा जाता है, बीटी क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, ये टॉक्सिन है, मानव के लिए हानिकारक नहीं है ये जो जहर है, लेकिन कीटों के लिए हानिकारक है। इसीलिए फसलों में बीटी बैक्टीरिया या जीवाणु का जो क्राइजीन है वो डालने लग गया या उसको डाल दिया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बीटी फसलों की बात करें तो सबसे पहली जो बीटी फसल है, सबसे पहली जो बीटी फसल है वो कौन सी है? तंबाकू है। ठीक है, और तंबाकू, इसका निर्माण भी वही बेल्जियम की कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम बेल्जियम की प्लांट जेनेटिक सिस्टम नामक कंपनी ने प्रथम बीटी फसल तैयार की, जिसका नाम है, या आपको पूछे प्रथम बीटी जो क्रॉप है या फसल है वो कौन सी थी? बीटी तंबाकू थी। वो बेल्जियम की प्लांट जेनेटिक सिस्टम कंपनी ने तैयार किया था। ठीक है, सेकंड की बात करें, अगर बात करें बीटी कपास की, तो बीटी कपास का निर्माण हुआ। बीटी कपास जो कि बॉल वर्म से परेशान था, पहले एक बॉल वर्म नामक एक कीट था जो बीटी कपास को नुकसान पहुंचाता था, कर्मी था। ठीक है, अब बीटी कपास का निर्माण हुआ, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास का। भारत में देखा जाए तो कपास निर्माण के लिए बॉलगार्ड फर्स्ट व बॉलगार्ड सेकंड नामक तकनीक से बीटी कपास तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बॉलगार्ड फर्स्ट और बॉलगार्ड सेकंड जो तकनीक थी भारत में बीटी कपास बनाने की, वो सक्सेसफुल रही। कैसे? बॉलगार्ड फर्स्ट टेक्निक थी, ये सिंगल जीन टेक्निक थी, सिंगल जीन टेक्निक, जिससे बॉलगार्ड से रक्षा मिली, यानी ऐसा कृमि जो कॉटन या कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता था वो पहुंचाना बंद कर दिया गया, जिसको GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा मंजूरी मिली। कब? 2002 में मंजूरी बॉलगार्ड फर्स्ट को। ठीक है, लेकिन बाद में इसी फसल में इस प्रकार का एक सुंडी रोग होने लग गया। सुंडी रोग होने के कारण से इंडियन जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे या बायोटेक्निस्ट थे, उन्होंने एक दूसरी टेक्निक काम में ली, जिसे बॉलगार्ड सेकंड टेक्निक बोला जाता है। ये डबल जीन टेक्निक थी। इसमें क्या किया उन्होंने? बीटी कपास तैयार किया, वही बीटी कपास तैयार किया जो कि बॉलवर्म और सुंडी रोग दोनों से प्रतिरोधी था, बहुत अच्छी किस्म का था। इसीलिए GEAC ने इस बॉलगार्ड सेकंड जो टेक्निक थी इंडिया की, उसको मंजूरी दे दी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसके बिना ना तो आप किसी फसल का कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यकरण कर सकते हो, ना इंपोर्ट कर सकते हो, ना एक्सपोर्ट कर सकते हो। कौन सी फसल होनी चाहिए? जो GMO फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप है या ऑर्गेनिज्म है, आप उसका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज इसके अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1989 के अंदर। ठीक है, 1989 के अंदर ये कौन से एक्ट के तहत? प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसका निर्माण हुआ था। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसका निर्माण हुआ था। ठीक है,
अब इसका ये कार्य किसके अंडर में, वही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये कार्य करती है। तो बिना इसके अप्रूवल आप कुछ नहीं कर सकते। बात करते हैं बीटी बैंगन की। नेक्स्ट है बीटी क्रॉप्स के अंदर, तो महिको नामक एक कंपनी है जो कि महाराष्ट्र की सीड कंपनी है। महाराष्ट्र की क्या है, एक सीड कंपनी है। उसने बीटी बैंगन बनाया, अर्थात इसके जीन्स में मॉडिफिकेशन करके इन्होंने बैंगन बनाया। अब ये जो बैंगन है वो मानव के अंदर क्या करने लग गया, डिजीज उत्पन्न करने लग गया। तो इस बैंगन को अब बैन कर दिया गया भारत में, चाइना के अंदर, रसिया, अमेरिका, इसमें ये बैन है। ये देखिए दोस्तों, महिको जो कंपनी है महाराष्ट्र के अंदर, जो सीड कंपनी है, जो कि किस ये सहायता प्राप्त करती है या इसको हेल्प करती है, कौन सी कंपनी, अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी है मॉन्सेंटो। ठीक है, अमेरिका की कौन सी कंपनी है, मॉन्सेंटो, जो जीन इंजीनियरिंग या बीटी क्रॉप्स या सभी प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं अमेरिका की, वो कौन सी कंपनी करती है, मॉन्सेंटो कंपनी करती है। ठीक है, इसी के असिस्टेंस से महिको कंपनी महाराष्ट्र में है, सीड कंपनी के नाम से, उन्होंने क्या बनाया, बीटी बैंगन बनाया। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने इसी कंपनी के द्वारा बना हुआ कपास का जो बीज था, इसी कंपनी का जो कपास का बीज था, उसको बैन कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्यों बैन किया, उन्होंने ये तथ्य देते हुए बैन कर दिया महिको कंपनी का कि इसकी इस सीड से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित सबसे पहला जो बीज है वो कपास का बीज है। कौन सी कंपनी का हुआ, वो कौन सी, महिको कंपनी का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फसल। तो बात करते हैं बीटी सरसों या DMH11, धारा मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड 11। ठीक है, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, क्रॉप है, जो कि DU यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब देखिए दोस्तों, DU यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका निर्माण तो किया गया, सरसों की अच्छी किस्म जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसको ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के तहत GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अक्टूबर 2023 में क्या कर दी, पर्यावरणीय मंजूरी दे दी, और कुछ शर्तों पर इसको वाणिज्यिक मंजूरी भी दे दी कि आप कॉमर्शियली इसको यूज में ले सकते हो कुछ शर्तों के ऊपर। बाकी इसको अक्टूबर 2023 में DMH11 को सही तरीके से, धारा मस्टर्ड 11 को मंजूरी दे दी गई, जिसका निर्माण दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। अब देखिए दोस्तों, कुछ GMO प्रोडक्ट्स की बात करें या बायो प्रोडक्ट्स की बात करें, वो कौन कौन से हैं, जो कि DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के द्वारा निर्मित होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जीन इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन, GH हार्मोन। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसका निर्माण भी DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्निक या RDNA तकनीक के द्वारा इसका निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन किस में काम में आता है, डायबिटीज रोगी या डायबिटीज के बोल सकते हैं निदान में इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण मानव शरीर के अंदर पेंक्रियाज के द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी है तो मधुमेह रोग अर्थात डायबिटीज होता है। तो उसको रोकने के लिए इंसुलिन प्रोडक्ट बनाने लगे किसके अंदर, जीन इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है मैनकाइंड के लिए। बात करते हैं GH हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन, या इसे बोला जाता है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन, ये वृद्धि क्या हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक है, इससे क्या मनुष्य की वृद्धि को ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। मान लो किसी व्यक्ति में GH हार्मोन की कमी है तो क्या होगा, उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। तो उस व्यक्ति में इस प्रकार का जीन पहले से ही डाल दिया जाए। उसकी पीढ़ियों में देखा जाता है कि भाई बौने हैं व्यक्ति इस तरीके से है, तो GH हार्मोन को क्या किया जाएगा, पहले जेनेटिकली वही जीन इंजीनियरिंग के थ्रू या DNA रिकॉम्बिनेशन टेक्निक से लैब में बनाया जाएगा और उसको उस व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा।
जिससे जीएच हार्मोन का निर्माण होगा, या फिर उस जीन को इंजेक्ट ना करके उस व्यक्ति के अंदर लैब के अंदर हार्मोन बना के वो हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वृद्धि वाली तकलीफ नहीं होती है। तो ये थोड़ा बेसिक्स था, बेसिक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो जीन इंजीनियरिंग का जिसके रिगार्डिंग जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इससे बाहर जीन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग या बोल सकते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के आसपास में घूमते हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।